वेलकम दोस्तों। ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के बीचों बीच स्टूडेंट्स को इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालना, ऑपरेशन गंगा एक तरफ चल रही है और कई चैनलें इस ऑपरेशन गंगा में भी कुछ स्टूडेंट्स को उठा लाए और ताकि मोदी जी को बदनाम करे। तो यह का न्यूट्रल स्टैंड है। तो मैं पहले यूक्रेन का जो डेमोक्रेसी है उस पर ये वार किया है। रशिया ने ऐसा बोलने वाले को ज़्यादातर लोग मुझे सोशल मीडिया में यही पूछ रहे थे, पुतिन को समर्थन देने वाले को यही पूछ रहे कि डेमोक्रेसी पर अटैक करने वाले को आप वार मांग रहे नहीं बोले तो क्या बोलेंगे, क्यों पुतिन का साथ कोई दे, ऐसा कोई प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया में चक्कर मार रहे हैं। तो मैं पहले यूक्रेन का डेमोक्रेसी के बारे में समझाना चाहती हूँ और ये यूक्रेन को क्या किसी ने इस्तेमाल करके ऐसा युद्ध क्रिएट किया ये सब जानेंगे। पहले ये यूक्रेन अपने आप में स्वतंत्र देश 1991 में जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गई उसका और ये यूक्रेन एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तो तब वो लोग अपने देश में डेमोक्रेसी चुने थे, डेमोक्रेटिक कंट्री बोल के वो लोग इंडिपेंडेंस लिया। और इसमें यूक्रेन में 70% यूक्रेनियंस है, 30% रिमेनिंग रशियन ग्रुप्स, जूश और सारे एथनिक ग्रुप्स है जो जब से यूएसएसआर में थे वो लोग है। वो लोग साउथ यूक्रेन में ज़्यादातर है और ईस्ट यूक्रेन में ज़्यादातर है। अब मैं पिछले वीडियो में भी कहा कि यूक्रेन का क्या लोकेशंस है, क्या कैसे रशिया इस पर वार कर रही है। तो सबका ये हैरान कि एक ही इस 9 दिन में जेलेंस्की को ऐसे हीरो बनाया और पुतिन को एक वार मांगरर की तरह बनाया और भारत उसको मदद नहीं कर रही है ऐसा प्रोजेक्ट करने का बहुत ट्राई किया। और अपने स्टूडेंट्स को कल ही प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपना सपोर्ट दिया इंडियन स्टूडेंट्स को, ये लोग हॉस्टेज बना के रख रहे हैं ऐसा बोल के उन्होंने अपना संघी भाव अपना जताया कि इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो इस बीचों बीच यूक्रेन का डेमोक्रेसी 1991 में जब बना तब से लेकर अब तक इनका एक ही मकसद था कि यूएन और नाटो में नाटो और यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो। क्यों ऐसा सोच रहे थे वो लोग? क्योंकि ये लोग सोचते कि अब से बोले तो 24 ईयर्स या 25 ईयर्स हो रही है उनका डेमोक्रेसी। तो मैं पिछले वीडियो में भी बोला कि डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इस तरह है कि कोई भी अपना डेमोक्रेसी का पूरा 50 ईयर्स कभी कोई देश पूरा नहीं किया। एक इंडिया ही है 70 ईयर्स अपना डेमोक्रेसी बना और एक अमेरिका है। तो बीचों बीच जो डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करे बाद में उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बना, फिर वो रिलीजियस कंट्री बन गई। ऐसा डेमोक्रेसी वहाँ पे खुद ब खुद ऐसा पीपल रेवोल्यूशन से वो खुद भ्रष्ट हुआ, नहीं तो किसी युद्ध से वो ऐसा डेमोक्रेसी, नहीं तो रिलीजियस स्टैंड लेके वो ख़त्म हो गए। तो इस यूक्रेनियन का डेमोक्रेसी हम लोग देखें तो यूक्रेनियन 1991 में जब ये डेमोक्रेसी बदला तब से ये लोग वोटिंग से अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो ये लोग यूरोपियन यूनियन और नाटो देश में ज्वाइन होना चाहते हैं, मगर ये इसीलिए ज्वाइन हो चाहते हैं क्योंकि ये लोग
इतने फैसिनेट हो गए कि यूरोपियन यूनियन और जो यूरोप कंट्रीज में देखकर उनको ऐसा लगा कि अगर हम एक बार नाटो के देश सदस्य बन जाए तो इन लोगों का वीज़ा कुछ नहीं होगा और उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा बढ़ेंगे और उनका यूक्रेनियन करेंसी भी का वैल्यू बढ़ेगी, उनका एक्सचेंज का ये झंझट नहीं होगा, इजी ट्रैवल, इजी ये सब हो गए। मगर ये लोग ये भूल गए कि ये लोग इस बात सोचने से ही रशिया को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब ये यूएसएसआर जब डिसमेंटल हुआ, ये ख़त्म होने थे, तब अमेरिका और यही नाटो देश ने 1991 में इनको भरोसा दिलाया, भरोसा दिलाया कि हम यूक्रेन को नहीं ज्वाइन करेंगे, यूक्रेन को हमसे नहीं मिलाएंगे। तो अब इन लोगों की लालची देखो कि जो बात जो प्रॉमिस तब ने किया, अब वो प्रॉमिसेस को हटा के ये लोग यूरोपियन यूनियन का ख्वाब देख रहे हैं। मगर अब समझ में आ गया होगा, जब मामला ग्राउंड पे हो तो कोई साथ नहीं देगा, सारे अपने अपने देश के बारे में सोचेगा, अपना करेंसी के बारे में सोचेगा। शायद जब वो लोग रेफ्यूजीज बन के अब पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी जा रहे हैं, तब उनको मालूम पड़ा होगा कि मुल्क क्या होती है, देश को कैसे चलाना है, ये इन लोगों को अब समझ में आया होगा। मगर इस बीचों बीच 9 डेज में जेलेंस्की का बहुत बड़ा हीरो बनाने का इशू ये सामने आया। तो इन लोगों का पहला गलत था कि ये लोग यूरोपियन यूनियन ज्वाइन होने का, क्योंकि ये लोग कभी यही अमेरिका के सामने रशिया को प्रॉमिस किया कि हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर जब इसने एक तरफ जेलेंस्की ने एक तरफ इंडिया को पीस टॉक्स के लिए बात करो बोल के एक फोर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ नाटो ज्वाइन होने के लिए सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो वॉर सिचुएशन में वो कौन सा भी डिसीजन लेगा वो उस कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। मगर कौन अपना वादा तोड़ा, क्या अमेरिका ने, या जेलेंस्की ने, क्या नाटो देश ने? अगर नाटो देश ने अपना वादा नहीं तोड़ा तो अभी इसी दिन ये युद्ध, ऑफ कोर्स रशिया इसको युद्ध नहीं कह रही है, मिलिट्री ऑपरेशन बोल रही है, इसीलिए उतना इंटेंसिफाई अटैक्स नहीं हो रहा। इतने 9 दिन लग गए उसको यूक्रेन को कीवी कैपिटल को हासिल करने में। तो ये छोटे बच्चे की तरह नाइसली सिविलियंस को ना टारगेट करते हैं, प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं, मगर यूक्रेनियंस ही अपना सिविलियंस को अपना वेपन उठाओ, अपना युद्ध करो करने के लिए ये प्रेसिडेंट उसको उन लोगों को बुला रहे हैं। मगर कल रात का जो टॉक्स हुआ जेलेंस्की और पुतिन के हाई लेवल मीटिंग में, एक बात तय हुई अभी उनका कि 24 आवर्स दे रहे हैं कि सिविलियंस को अपने सेफ ग्राउंड्स में जाने के लिए अलाउ करेंगे, तब हम लोग युद्ध का फाइनलाइज करेंगे या पीस टॉक में चलेंगे। पहले तो सिविलियंस को निकालो, फिर बात करेंगे या युद्ध करेंगे, ये 24 आवर्स में अब से तय होगा, ऐसा बोल के जेलेंस्की ने बोल रहे हैं। तो पहले वादा किसने तोड़ा? यूक्रेन ने तोड़ा। यूक्रेन की इस लालची की आशा में रशिया ने कई बार उस पर पानी पिलाया और उसको कंट्रोल करा, मगर इस बीचों और इनको जब एक तरफ इंडिया से मदद मांग रहे हैं कि पुतिन से बात करो, और दूसरी तरफ जब हमने बात नहीं करे तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए साइन किया। इसे कहते हैं पॉलिटिकल थिंकिंग। इंटरनेशनली एक राजनीतिक कैसे होते हैं, ये पुतिन जी के बारे में एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो होते हैं वो पुतिन जी है, जो आर्टिस्ट बन के एक सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में अनएक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट अनसर्टेन सिचुएशंस में जो जेलेंस्की है, उनको क्या पता, उन्होंने ना ही कोई फ्रेंडशिप मेंटेन किया किसी देश से, खाली नाटो यूरोपियन यूनियन।
जो यूरोपियन यूनियन इसीलिए सोच रहे कि क्योंकि कभी उन्होंने 1991 में जब ये डिवाइड हो रहा है तभी प्रॉमिस किया, वो लिटरली पेपर में नहीं है फिर भी प्रॉमिस के लिए सोच रही है, ना कि इसको वर्ल्ड वॉर में ट्रांजिट करने के लिए उनका कोई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये देश कोरोना से पूरे बर्बाद है। और ये ब्री एग्जिट यूरोपियन यूनियन का जो डॉलर है वो उसका कोई अब महत्व नहीं रहा। सारे देश यूरोपियन यूनियन से बिछड़ जा रहे हैं, इससे उनका इनकम भी कम है। तो इन लोगों का वर्ल्ड वॉर 3 को इसको ट्रांजिट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए इतने 9 दिन से वो लोग सोचते रह गए। इसीलिए तो पहला बात है कि ये सडन भारत को इस बीच में लाना एक एक साजिश थी जिसमें भारत नहीं फंसी। ना अगर फंसती होती या इन फेवर ऑफ रशिया बोले तो ये ग्रीटा थनबर्ग जैसे लोग आकर यहाँ पे भी बहुत, क्योंकि ये इलेक्शन सीजन है, यहाँ पे भी इंडिया में भी पावर चेंज का जो प्लान है उस प्लान में मोदी जी को या इंडियन पीपल को इसमें रखने के लिए ये लोग बहुत ट्राई किए। तो पहला इंडियन का न्यूट्रल स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही था। दूसरी बात, बाय 2030 तक हमारा जो भी एम्यूनेशन है, जो भी वॉर वेपन्स है, उनका बहुत बीचों बीच लाइफ टाइम ख़त्म हो रही है। तो इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है। अगर इन फेवर ऑफ नाटो बात करती तो ये नाटो वाले देश हमको थोड़े कम रेट में अपना वेपन्स बेचने के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान कंगाल देश है। और चाइना तो जो भी अमेरिका बनाती है उसको दूसरे दिन ही डुप्लीकेट निकालती है। तो चाइना ने अपना मार्केट बनाया, चाइना को कोई मार्केट नहीं बनाया अब तक। तो इसमें अमेरिका का, नाटो देश का ये इंटरेस्ट था कि अपना अम्यूनेशन इंडिया को भेजे, ताकि जब ये लोग नाटो के फेवर में, हम तो नाटो में भी हम लोग ज्वाइन नहीं है, तब भी हम लोग जब से इंडिपेंडेंस आया तब से अब तक हम लोग नाटो की तरफ से न्यूट्रल थे। तो ये न्यूट्रल स्टैंड अगर हम यूक्रेनियन को सपोर्ट करा तो उनके वार वेपन्स बेचने के लिए, और रशिया से जो हम लोग ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो वेपन्स के लिए हम ऑलरेडी 20 बिलियन तक जो भी एडवांस पेमेंट्स करके जो वेपन्स खरीद रहे वो बर्बाद हो जाएंगे। और न्यू मार्केट जब रशिया हमारा हाथ छोड़ देंगी तो ये लोग आकर हमको वेपन्स भेजने के लिए एक, और नहीं तो अगर हम रशिया के सपोर्ट करें तो कोट एंड कोट हम वार मॉन्गर्स बन जाएंगे और हम पर सैंक्शंस लगाने के लिए अमेरिका देख रही थी। क्योंकि ट्रम्प ने जो वे ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच जो पीस वे बनाया, उसको ये जो बाइडेन का ये लिबरल जो स्टंट है, वो लिबरल मीडिया है, ये लोग बर्बाद करने में तुले हैं। अगर ट्रम्प होते तो ये वार नहीं होता, मैं भरोसा से के साथ कह सकती हूँ। जैसे अमेरिका में ट्रम्प को निकालने के लिए वाइट हाउस पर जो रेसिज्म का दिन चलक दिखाया, ऐसा ही यूक्रेन में प्रेसिडेंट निकालने के लिए यूक्रेनियन रेवोल्यूशन, और वेस्ट एशिया में अरब रेवोल्यूशन, ऐसा करके ये लोग कभी दो देशों के बीच या इंटरनली एक्सटर्नली ये लोग कभी भी झगड़ा लगाते हैं। क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है, उसको अपना वेपन्स अपना टारगेट बनाना होती है, अपना मार्केट हर रोज़ चेंज करना पड़ता है। इसके लिए वो अपने देशवासियों को खोने के लिए भी रेडी होती है, मगर प्रॉफिट के लिए वो लोग कभी कम नहीं होते हैं। प्रॉफिट बनाने के लिए अपने देशवासियों को भी अपना समर्पित कर देते हैं, मगर ये लोग कैपिटलिस्टिक थिंकिंग से बाहर नहीं आएंगे। तो ये था इंडिया न्यूट्रल स्टैंड के लिए नेशनल इंटरेस्ट का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम लोग इस वार में इस न्यूट्रल यूक्रेनियन को सपोर्ट करें तो क्या होगा, ये बायोलॉजिकल वेपन्स जो भी वो छुपाया, इसमें भी हम लोग शामिल होंगे। तो
अगर अब तक चाइना से हम लोग ये लड़ रहे थे कि वुहान वायरस तुमसे आया, और गलवान वैली का जो हम लोग सैंक्शंस चाइना पे रख रहे थे, उसका मोरल स्टैंड हम पर भी नहीं दबे लगेंगे। क्योंकि इस बीचों बीच आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, जब ट्रम्प ने कहा कि आप लोग वुहान वायरस निकाला, और जो बाइडेन ने जब कहा कि वुहान वायरस चाइना ने लाया, तो चाइना ने भी एक इंटेलिजेंस स्टेटमेंट निकाली कि आप लोग इनोसेंट नहीं है, आपका बायोलॉजिकल वेपन पैथोलॉजिकल लैब्स कहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं हमको भी मालूम है बोल रहे। यही सामने आया जब कल रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट निकला कि यूक्रेन के पास ना ही यूक्रेन के पास बहुत सारा न्यूक्लियर का जो वार वेपन है वो भी छुपा है, और बायोलॉजिकल लैब्स भी है जो वुहान वायरस की तरह बढ़ सकती है। तो आप एक बार थिंक करिए, तो इस बीचों में जो रशिया से हम संबंध खो जाएंगे। और इंडिया में जब इलेक्शन का सीज़न है, पावर चेंज करने का एक स्ट्रैटर्जी था, अगर फेवर ऑफ कांग्रेस चला गया तो फिर चाइना का इन्वॉल्वमेंट इंडिया में होगा, और इंडिया चाइना के लिए भी मार्केट प्लेस है, और जब रशिया नहीं देगी वो पैसा बर्बाद होंगे, और अमेरिका ये नाटो देश का वार इक्विपमेंट और मेडिकल माफिया के लिए अगर बायोलॉजिकल वहाँ पे जो शुरू हुआ वो बायोलॉजिकल वार शुरू हुआ, तो इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है मेडिकल फेयर के लिए, मेडिकल माफिया करने के लिए। तो हम लोग कोरोना से कैसे ही बच के निकला, ये कोरोना में से अमेरिका भी प्रॉफिट नहीं हुआ, रशिया भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इंडिया ने जीता। अपना कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो भी दूसरे देशों को बेचते हुए हम लोग एक पीस सोसाइटी बना, तो इसको बर्बाद करने का प्लान में हम लोग नहीं जकड़े। ये इसमें भी मोदी जी सक्सेस हुए। अगर इनका पावर निकाल देने का प्लान था, और इंडिया को पर सैक्शंस करने का दूसरा प्लान था, और वार वेपन्स भेजने का तीसरा प्लान था, और पॉलिटिकली अगर ये सब नहीं हुए तो वहाँ पे जो भी स्टक हुए इंडियन स्टूडेंट्स, उनसे बारे में दबाव डाल के भारत को कैसे भी इस पीस टॉक्स में लाने के जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसको भी नाकाम करते हुए इंडिया ने पोलैंड, हंगरी और देशों से, पुतिन जी से, जेलेंस्की से डायरेक्टली बात करते हुए अपना पैसेज निकाल के अपना इंडियन स्टूडेंट्स को लाना, ये मामूली सी चीज़ नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, आप अपने फेयर प्राइस लगा के आप आइए अमेरिका में। अमेरिका को अमेरिका ने नहीं किया, पाकिस्तान ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, जिसने हमारे इंडिया झंडा लगा के बॉर्डर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान लोग भी अभी देश आए। जैसे 20,000 पीपल को वहाँ से निकालना एक इजी टारगेट है, और मिडिल ऑफ द वॉर इजी टारगेट नहीं, उसको भी मोदी जी सक्सेसफुली रहे। इस इलेक्शन सीजन में अपने प्रॉफिट को कम करते, अपना क्या होगा ये नहीं सोचते हुए अपना एमपीज को, इस देशों को, अपना मंत्रियों को वहाँ पे भेजा ताकि इंडियन स्टूडेंट्स सेफली आए। क्योंकि एक पॉइंट अब सब लोग भूल जा रहे हैं, जो एनडीटीवी में जो स्टूडेंट्स मोदी जी को ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, आपने कुछ हेल्प नहीं किया ऐसा बोलने वाले को। जब आपने एक बार देश को छोड़कर आप दूसरे देश में पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जा रहे, तो किसी गवर्नमेंट का दायित्व नहीं बनता, वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो आपको ले आने का दायित्व नहीं बनता। मगर इंडिया ऐसा देश है, जब इराक वार हुआ तो तब भी हमने सुरक्षित अपने नागरिकों को घर वापस लाया। अब भी मोदी जी, वो इराक वार तो एक जानबूझ के था, वो हम लोगों को मालूम पड़ा अब होगा या नहीं होगा। मगर ये यूक्रेनियन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें कब वार शुरू होगा या पीस टॉक होगा, इसका कन्फ्यूजन में, और मिडिल ऑफ द जो स्टूडेंट्स ने डिसीजन लिया कि हम लोग नहीं आएंगे, तब
मोदी जी जब ये लोग पहले जब इनको नोटिस दिया तो ये लोग नहीं आने का प्लान बनाया और वो लोग यूक्रेनियंस जानबूझ के इन लोगों को स्टक किया। ये भी एक वार फेयर था कि स्टूडेंट्स वहाँ पे सिविलियन स्टक गए तो भारत पर दबाव डाल सके। तो ये भी अब पुतिन जी की तरफ से जो पैसे जब दे रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को ले जाने के, ये इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स भी टारगेट थे, इंडियन स्टूडेंट्स भी टारगेट थे कि ये भारत को पर दबाव डाल के रशिया पर फोर्स कर लाने का। इसीलिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देने का बात कर रहे थे जब वो निकलना चाहते थे वहाँ से। तो ये था नेशनल इंटरेस्ट इंडिया की तरफ से। तो ये पुतिन जी का जो बयान आया, इससे भारत का जो फीस लगाव था उसका कोई आंच नहीं आया। और हमारा जो जब हम फ्रेंडशिप करते तो फ्रेंडशिप कैसा निभाते ये सारे दुनिया को पता चला। और मोदी जी का लीडरशिप क्या होती है, जो कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने फैशन शो बनाया वहाँ देश ये देश वह देश जाकर, नो, वो देश जाने का मकसद अब हमको फ़ायदा दे रही है। जो इंटरनेशनल लीडर होते हैं वो ही ये काम कर सकते हैं। ये मामूल सी करने नेहरू एरा नहीं है जो मरा उसको छोड़ दो, जो आया उसको ला दो, ऐसा नहीं है। ये मोदी जी का गेम प्लान बहुत न्यूट्रल स्टैंड लेने का तो सही था। और उन्होंने खुद को बचाया इस ग्रीता थनबर्ग के जैसे ये गीता थनबर्ग के जैसे लिबरल लोगों से और अपोजिशन से इंटरनेशनली, और खुद अपने लोगों के सामने अल्टीमेट हीरो अपना मोदी जी है, ना ही जेलेंस्की ने खुद अपने देश को बर्बाद किया। उनको नाटो और यूरोपियन यूनियन का एक ख्वाब दिखा के उनको अब होमलेस बनाया। रियल लाइफ टू रियल लाइफ का हीरो नहीं है। ऑफ कोर्स वो जूइश है, वो फाइट कर रहा है, उस पर मैं शक नहीं करती। मगर अल्टीमेट जब एंड ऑफ द डे देखेंगे तो जेलेंस्की ने एक नाटो के ज्वाइन होने के लिए खुद अपना देश बर्बाद करने पर तुला हुआ है। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होती हूँ। आप ऐसा क्या वीडियोस बनाना चाहते हैं, ये बात भी आप हमको बताइए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको डाउट्स क्लियर करूँ। होप आप सबको ये अच्छा लगा। और इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड क्यों है और इससे देश हमको क्या फ़ायदा हुआ, ये सब आपको मालूम पड़ा होगा। फिर और एक वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।